अनाथ बच्चों की नूडल्स सफलता। एक गांव में दो अनाथ बच्चियां रहती थी। उन दोनों का नाम सीमा और रीमा था। वो दोनों जुड़वा बहनें थी। बचपन में ही उन दोनों के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे, जिसके बाद वो दोनों अकेले ही अपना जीवन गुजारती थी और दूसरों के घर पर काम करके अपना पेट भरती थी। वैसे तो दोनों बहनें काफी छोटी थी, पर सब कुछ संभालने लगी थी, क्योंकि माँ बाप के ना होने की वजह से उन्हें सब कुछ करना आ गया था। एक दिन की बात है, रीमा अकेले बाजार जाती है। वो देखती है कि एक ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और उस ठेले के पास जब वो जाकर देखती है तो वहां पर नूडल्स बिक रहे थे। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, अरे, लोग इन्हें बड़े चाव से खा रहे हैं। क्यों ना हम लोग भी नूडल्स बेचने लगे, तो हम लोगों की दुकान भी खूब चलेगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। मैं ये बात चलकर अपनी बहन सीमा को बताती हूँ। और फिर वो अपने घर आ जाती है और वो अपनी बहन सीमा को सारी बात बताती है। रीमा की बात सुनकर सीमा, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं जो हम नूडल्स का ठेला लगा पाए। फिर हम ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि नूडल्स कैसे बनते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों उस ठेले पर उस आदमी से पूछ लेंगे, शायद वो हमें सब कुछ बता दे। इसके बाद वो दोनों उस नूडल्स के ठेले पर जाती हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये नूडल्स कैसे बनते हैं? उस आदमी का नाम राजीव था। वो दोनों बहनों से बोलता है, हाँ जरूर। नूडल्स को बनाने के लिए तुम नूडल्स और मसाले को एक साथ डालकर बना सकती हो। ठीक है, आप हमें एक प्लेट नूडल्स दे दीजिए, हम खाकर देखेंगे। इसके बाद राजीव उन दोनों को एक एक प्लेट नूडल्स दे देता है और वो दोनों जब नूडल्स खाते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर उसमें एक चीज की कमी थी। वो दोनों बहनें फैसला लेती हैं कि अब वो भी नूडल्स की दुकान खोलेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और वो दोनों बहनें पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद वो दोनों नूडल्स का एक ठेला खोलते हैं। जब वो दोनों नूडल्स का ठेला लगाते हैं तो शुरुआत में उनकी दुकान पर कोई नहीं आता, क्योंकि वो सब यही सोचते हैं कि ये तो छोटी बच्चियां हैं, ये क्या नूडल्स बना लेंगी। एक दिन की बात है, रीमा अपने ठेले पर बैठी हुई होती है। तभी उसके ठेले पर एक संजू नाम का व्यक्ति आता है। ए लड़की, चल जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट नूडल बना दे, अच्छे से बनाना, वरना मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा नूडल्स बनाऊंगी। ये कहकर रीमा नूडल्स बनाने लगती है और नूडल्स बनाने के बाद रीमा नूडल्स संजू को देती है। जब संजू उसको खाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि रीमा ने जो नूडल्स बनाए थे वो नूडल्स सभी से बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो दूसरी प्लेट भी मांगता है। तो रीमा उसे दूसरी प्लेट भी नूडल्स दे देती है। नूडल्स खाने के बाद, तुमने तो बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। मैं सोच रहा था कि तुम बच्चे हो, तुम क्या बना पाओगी, पर तुमने तो आज साबित कर दिया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, स्वाद तो हाथों में होता है। इसके बाद संजू रीमा को रुपए दे देता है और वो वहां से चला जाता है। संजू के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों की दुकान पर लोग आने लगते हैं और जब वे नूडल्स खाते हैं तो वो दोबारा आए बिना नहीं रह पाते हैं। अब तो उन दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। ये देखकर राजीव हैरान था कि ये दोनों बहुत छोटी हैं, तो इनकी दुकान इतने अच्छे से कैसे चल रही है, मुझे इनसे पूछना चाहिए। और राजीव उन दोनों के पास जाता है। अरे सुनो मेरी बात, तुम लोग तो वही हो ना जो मुझसे पूछ कर गई थी कि नूडल्स कैसे बनते हैं? तो आज तुम लोगों की दुकान इतनी अच्छी कैसे चल रही है? अरे, आपने तो हमें नूडल्स बनाना बताया था,
तो हमने बस वैसे ही नूडल्स बनाए हैं और इसलिए ही हमारी दुकान अच्छी चल रही है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तुम मुझे 1 प्लेट नूडल खिलाओ तो तब मैं बताता हूँ। इसके बाद रीमा राजीव को 1 प्लेट नूडल्स बनाकर देती है। जब राजीव नूडल्स खाता है तो उसे पता लगता है कि उसने क्या गलती की थी। तुम्हारे नूडल्स में तो मुझसे भी ज्यादा स्वाद है, पर तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? वो तो आप खुद ही खाकर पता कर लीजिए इसमें क्या मिला हुआ है और आपके नूडल्स में क्या कमी है, क्योंकि जब मैंने आपके नूडल्स खाए थे तभी मुझे पता लग गया था कि इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर राजीव वहां से चला जाता है और अब उन दोनों की नूडल्स की दुकान बहुत ज्यादा अच्छे से चलने लगी थी, जिससे रीमा और सीमा दोनों काफी ज्यादा खुश थे। आसमान में काला अंधेरा छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। आज तू इस घर से निकल जा, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं देख सकती। जब से मेरे घर आई ये सब बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को खा गई कलमुही कहीं की। माँ जी, भगवान के लिए ऐसे मत करो, मेरा इस घर के सिवाय और कोई भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती और कहीं भी जाकर मर, लेकिन मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। शालिनी की सास कमला उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी माँ, ऐसे मत करो प्लीज। कमला शालिनी की सास थी। कमला का बेटा राहुल 2 साल पहले शालिनी से शादी करके उसे अपने घर लाया था। कौन है भाई, सुबह सुबह कौन आ गया? कमला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा शालिनी के साथ बाहर खड़ा था। राहुल तुम, और ये कौन है? माँ, ये शालिनी है, मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमने शादी कर ली है माँ। शालिनी कमला के पैर छूती है। बस बस ठीक है। अरे माँ, अब अंदर तो आने दो। कुछ देर के बाद शालिनी अपने कमरे में थी और तभी राहुल की माँ राहुल से कहती है, ऐसे कौन शादी करता है? लड़की कैसी है, घर बार कैसा है, सब देख सोच के शादी करनी होती है, या ऐसे ही किसी से भी शादी करके घर ले आओ? माँ, शालिनी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। कमला शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो कुछ नहीं बोलती। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, चलो सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। माँ, शालिनी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। कमला जब खाना खाती है तो सच में खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। राहुल के काम पर जाने के बाद कमला शालिनी को ताने मारती है और पूरा दिन उससे घर का काम करवाती थी, लेकिन शालिनी इसके बारे में राहुल को कुछ नहीं बताती। शादी के कुछ समय बाद ही राहुल का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो कमला शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जब देखो उसे कोसती रहती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। दरवाजे खिड़कियां देखूं, इस मनहूस ने बंद की है या नहीं। कमला जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वहां पानी गिरा हुआ था और उसका पैर फिसल जाता है। हाय, मर गई मैं, ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा। माँ, आप ठीक तो हो ना? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए यहाँ पानी गिराया है। चल, आज तू मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं सब जानती हूँ, तू निकल जा यहाँ से। और वो धक्के मारकर शालिनी को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। शालिनी दरवाजा बजाती रहती है। माँ, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी माँ, दरवाजा खोल दो प्लीज। लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी
और शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और वो अकेली बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है और वो जाते जाते बहुत आगे निकल जाती है। तभी एक घर का कुत्ता शालिनी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर घर की मालकिन उठती है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। अरे क्या हो गया, ये शेरू इतना क्यों भौंक रहा है? शेरू, क्या हुआ? कौन है बाहर? और शेरू भागकर अपनी मालकिन के पास जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। वह बूढ़ी औरत शालिनी को देखती है। अरे इतनी बारिश में कौन जा रहा है? और वह उसे आवाज लगाती है। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यहाँ आ जाओ। औरत की आवाज सुनकर शालिनी उसके पास आती है। बेटी, तुम कौन हो और इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी? देखो, पूरी तरह से भीग गई हो। चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये तो अच्छा हुआ शेरू ने तुम्हें देख लिया और इसकी वजह से मैं उठ गई। शालिनी अपने बारे में उस औरत को सब कुछ बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटा। तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने शेरू के साथ। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं बेटी। उसके कहने पर शालिनी भी उनके साथ वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह वो बूढ़ी औरत को खाना बनाते देखती है। दो माँ जी, आज मैं खाना बनाती हूँ। और शालिनी खाना बनाती है। शेरू भी शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू, भूख लगी है तुम्हें? खाना खाओगे तुम? शालिनी खाना बनाकर शेरू को खाना खिलाती है और फिर बूढ़ी औरत और शालिनी दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो औरत पहला निवाला खाती है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल रतन जी की तरह। और बूढ़ी औरत बताती है कि उसके पति रतन का एक ढाबा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उनका ढाबा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कहाँ है आपका ढाबा? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बेटी। अगले दिन वह शालिनी को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। माँ जी, क्या मैं आपके ढाबे पर खाना बना सकती हूँ? राहुल के जाने के बाद अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। राहुल को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। अब मैं खाना बनाकर सब लोगों को खिलाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, वैसे भी इनके जाने के बाद तो ढाबा बंद ही है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शालिनी पूरे ढाबे की सफाई करती है और वहाँ खाना बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में सब काम अच्छे से चलने लगता है। वाह, क्या स्वाद है! मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। शेरू भी पूरा दिन शालिनी के साथ ढाबे पर ही रहता था। अब शालिनी के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और जो एक बार वहाँ का खाना खाता था वो बार बार उसी ढाबे का खाना खाना पसंद करता था, जिसकी वजह से आसपास के ढाबे वाले भी अब शालिनी से जलने लगे थे। भाई, जब से ये लड़की ने रतन जी का ढाबा शुरू किया है, अपने ढाबे में तो कोई आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। अब तो मेरा भी कोई बर्गर नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। इधर शालिनी और दादी दोनों बहुत खुश थे। अब तो शेरू पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम जब ढाबे पर जाती हो, तुम्हारे साथ ढाबे पर पहुंच जाता है और जब घर आती हो तो घर आ जाता है। जी माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। लेकिन ये ढाबे में आने वाले लोगों को अब बिल्कुल भी तंग नहीं करता, बल्कि एक साइड में आराम से बैठा रहता है। उसी रात बिट्टू ढाबे वाला और बंटी बर्गर वाला रतन के ढाबे पर जाते हैं। ये ले भाई मिट्टी का तेल और इसे पूरी दुकान पर डाल दे। भाई, अब न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
और वो दोनों दुकान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी शेरू की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। भाई जल्दी कर, लगता है ये कमबख्त यहाँ ना आ जाए। कुत्ते की आवाज सुनकर शालिनी और बूढ़ी माँ उठ जाते हैं। शेरू शालिनी को पकड़कर ढाबे की ओर ले जाने लगता है। शालिनी और उसकी माँ देखती है कि ढाबे पर 2 आदमी थे और वो दोनों जोर जोर से लोगों को आवाजें देकर उठा देती है। चोर चोर, सब आओ, देखो दुकान में चोर घुस गए हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दादी जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसा काम करेंगे। वो तो अच्छा हुआ शेरू था, इसकी वजह से सब कुछ बच गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देता, वो हमेशा सबके साथ रहता है। धीरे धीरे शालिनी का काम और बढ़ने लगा था। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी वहां आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और शालिनी के ढाबे पर खाना खाता है। उसे शालिनी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तुम तो खाना बहुत लजीज बनाती हो, मेरी कंपनी है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए 500 टिफिन बना सकती हो? क्या 500 टिफिन? शालिनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए वो मान जाती है और शाम को वो दादी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अब वह अपने साथ काम के लिए 2 और वर्कर रख लेती है और दोपहर को कंपनी की गाड़ी आकर सारे टिफिन ले जाती थी। अब शालिनी का काम दिनों दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे शालिनी उस छोटे से ढाबे को और बड़ा करवा देती है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखवाती है, रतन का ढाबा। अगर आज ये होते तो अपना इतना बड़ा नाम देखकर बहुत खुश होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसे जरूर देख रहे होंगे कि हमारी बेटी ने अपनी मेहनत से ढाबे को कहां से कहां पहुंचा दिया।